बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन। नाइन्थ क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 लेक्चर नंबर 2 मिटोसिस। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि मिटोसिस क्या होती है, मिटोसिस के दो बड़े मराहल कौन से होते हैं, साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस में क्या डिफरेंसेस हैं, कैरियोकाइनेसिस की अहम फेजेस कौन कौन सी हैं, मिटोसिस में एक सेल किस तरह से दो डॉटर सेल्स में तकसीम होता है, ये सब जानेंगे हम आज के इस लेक्चर में। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ऐसे वो तमाम स्टूडेंट्स और व्यूअर्स जो हमारा लास्ट लेक्चर मिस कर चुके हैं जिसमें हमने डिस्कस किया था सेल साइकिल को और सेल साइकिल के डिफरेंट फेजेस को, तो उनसे गुजारिश है कि टॉप राइट पे लिंक दिया जा रहा है, वो उस लेक्चर को वहां से क्लिक करके जो है वो देख सकते हैं। हमारे इस ऑनलाइन चैनल एजुकेशन को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस और अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचती रहें। मिटोसिस की अगर हम बात करें तो 1880 की दहाई में एक जर्मन बायोलॉजिस्ट वाल्डर फ्लीमिंग जो है इसने ऑब्जर्व किया कि एक सेल जो कि तकसीम हो रहा है इसका न्यूक्लियस जो है वो तब्दीलियों के बहुत सारे मुख्तलिफ मराहल से जो है वो गुजरता है, तो उसने ऐसी डिवीजन को जो है वो मिटोसिस का नाम दिया। मिटोसिस को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो मिटोसिस जो है ये सेल की एक ऐसी तकसीम है जिसमें एक पेरेंट सेल जो है वो दो डॉटर सेल्स में इस तरह से तकसीम होता है कि हर डॉटर सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद वैसी ही होती है जैसे कि एक पेरेंट सेल में, यानी कि एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल्स में इस तरह से तकसीम होता है कि हर डॉटर सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद जो है वो उतनी ही रहती है जितनी कि इब्तदाई तौर पर पेरेंट सेल में थी। तो सेल की ऐसी डिवीजन को जो है वो हम मिटोसिस कहते हैं। मिटोसिस का अमल जो है ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक जानदारों के अंदर जो है वो होता है और ये मल्टी सेलुलर जानदारों के सोमैटिक सेल्स में जो है ये वाली डिवीजन होती है। इसके बरक्स अगर हम देखें तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें भी इसी तरह की तकसीम होती है जिसमें एक आबाई सेल जो है वो दो डॉटर सेल्स में तकसीम हो जाता है, लेकिन उसको हम बाइनरी फिशन कहते हैं, मिटोसिस नहीं कहते। ऐसा क्यों है, ये क्वेश्चन कई दफ़ा पेपर में जो है वो आ चुका है, तो स्टूडेंट्स इसको अच्छी तरह से जो है वो रिमाइंड करें और नोट कर लें कि प्रोकैरियोट्स में होने वाली इस डिवीजन को जो है वो हम बाइनरी फिशन कह देते हैं, मिटोसिस नहीं कहते। उसकी वजह ये है कि मिटोसिस के लिए सेल के अंदर वाजे और वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस का होना ज़रूरी है, इसके अलावा स्पिंडल फाइबर्स का बनना भी ज़रूरी है। तो हम जानते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है इसमें ना तो वादे न्यूक्लियस होता है और ना ही वो सेल डिवीजन के दौरान स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं, तो इसलिए हम सेल की ऐसी तकसीम को जो है वो मिटोसिस नहीं कहते बल्कि बाइनरी फिशन कहते हैं। अगर जो है सेल एक अगर यूकैरियोटिक सेल जो है वो एक से दो में तकसीम होता है और उसमें क्रोमोसोम्स की तादाद वैसी रहती है जैसा कि पेरेंट सेल में हो, तो इसको हम जो है वो मिटोसिस कहते हैं क्योंकि इसमें वाज़े न्यूक्लियस भी था और स्पिंडल फाइबर्स भी बने। जबकि अगर इसी तरह की डिवीजन जो है वो एक प्रोकैरियोटिक सेल में हो तो उसको हम बाइनरी फिशन कहेंगे क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ना तो वाज़े न्यूक्लियस होता है और ना ही वो तकसीम के दौरान स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। मिटोसिस फेजेस ऑफ मिटोसिस की बात करें तो इसके दो बड़े मराहल हैं। मिटोसिस का अमल जो है ये कम्प्लेक्स यानी पेचीदा होने के साथ साथ रेगुलर भी है, बाकायदा भी है। इसमें दो बड़े मराहल हैं जिन्हें हम बिल तरतीब कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस कहते हैं। कैरियोकाइनेसिस की बात करें तो न्यूक्लियस की तकसीम को जो है वो हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं और साइटोप्लाज्म की तकसीम जो है इसको हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो ये दो बड़े अहम मराहल हैं मिटोसिस के, कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियस की तकसीम और साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म की तकसीम। वन बाय वन इन दोनों को जी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम कैरियोकाइनेसिस को डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियस की जो तकसीम है इसको हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। इसके चार अहम फेजेज हैं जिनमें जो बिल तरतीब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज है। कैरियोकाइनेसिस की जो पहली फेज है, पहली स्टेज है, दैट इज प्रोफेज। प्रोफेज के बारे में जो है हम जानते हैं कि आम हालात में न्यूक्लियस जो है इसके अंदर जो विरासती मादे हैं ये बिल्कुल ढीली ढाली और बारीक धागों की शक्ल में मौजूद होती हैं जिसको हम क्रोमैटिन कहते हैं। लेकिन जैसे ही प्रोफेज का आगाज होता है तो ये ढीले ढाले बारीक धागे जो हैं, विरासती मादे जो हैं, ये सुगड़ कर मोटे हो जाती हैं और ख़ास किस्म की साख्तों की शक्ल जो है वो अख्तियार कर लेते हैं जिसको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम्स जो है या विरासती मादा जो है ये इंटरफेज के दौरान एस फेज में, सेंसिस फेज में जो है ये अपने आप को डुप्लीकेट कर चुके होते हैं, अपनी कॉपीज तैयार कर चुके होते हैं।
इसलिए हर क्रोमोसोम के पास जो है वो दो सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं जो कि एक ही सेंट्रोमेयर से जुड़ी होती हैं। हर क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर पर जो है वो एक काइनेटोकोर रीजन होता है। काइनेटोकोर रीजन की अगर हम बात करें तो ये प्रोटीन से बनी एक पेचीदा साख्त है जहां पर स्पिंडल फाइबर्स जो है वो आकर जुड़ती हैं। यानी काइनेटोकोर फाइबर्स जो हैं ये प्रोटीन से बनी हुई ऐसी साख्तें हैं, ऐसी जगहें हैं, ऐसे मुकामात हैं जहां पर आकर स्पिंडल फाइबर्स ने जुड़ना होता है। इसके अलावा प्रोफेज के दौरान जो है ये हम जानते हैं कि न्यूक्लियस के करीब दो सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं जिनको हम मजमूई तौर पर सेंट्रोसोम कहते हैं। हर सेंट्रियोल जो है ये फार्दर तकसीम होकर दो डाटर सेंट्रियोल्स में तकसीम हो जाता है। तो इस तरह से दो डाटर सेंट्रोसोम्स बन जाते हैं। दोनों डाटर सेंट्रोसोम्स जो हैं ये अपने मुखालिफ कुतुबीन की तरफ यानी एक राइट साइड की जानिब चला जाता है और दूसरा लेफ्ट साइड की जानिब चला जाता है, जहां पर वो साइटोप्लाज्म में पड़ी ट्यूबुलन प्रोटीन्स के साथ मिलकर जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाते हैं। तो इस तरह से बनने वाली माइक्रोट्यूब्यूल्स को जो है वो हम स्पिंडल फाइबर कहते हैं। सेल में बनने वाले स्पिंडल फाइबर्स का एक जो मुकम्मल सेट है इसको हम मिटोटिक स्पिंडल कहते हैं। इस वक्त तक यानी प्रोफेज के एंड तक जो है वो सेल का न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर इन्वेलप ये टूट चुके होते हैं यानी गायब हो चुकी होती हैं और स्पिंडल फाइबर्स जो हैं ये सेल के मरकज में जगह बना चुके होते हैं। इसके अलावा पौधे की सेल्स की बात करें तो हम जानते हैं कि पौधे के सेल्स में मरकज में एक बड़ा वैक्यूल होता है। तो प्रोफेज स्टार्ट होने से पहले न्यूक्लियस को सेल के मरकज में आना पड़ता है। पौधों के सेल्स में हम जानते हैं कि सेंट्रियोल्स नहीं होते, तो इसलिए ट्यूबुलन प्रोटीन्स जो है ये न्यूक्लियर इन्वेलप की सतह पर इकट्ठे होकर खुद ही जो है वो स्पिंडल फाइबर्स बना देती हैं। इसके बाद जैसे ही प्रोफेज का इख्तिताम होता है तो दूसरी फेज जिसको हम मेटाफेज कहते हैं जी वो शुरू हो जाती है। जब स्पिंडल फाइबर्स जो हैं ये काफ़ी हद तक लंबाई इख्तियार कर चुके होती हैं, लंबी हो चुकी होती हैं, तो चंद स्पिंडल फाइबर्स जिन्हें हम काइनेटोकोर फाइबर्स कहते हैं ये क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर्स के साथ जो है वो जुड़ जाती हैं। हर क्रोमोसोम के साथ मुखालिफ सिम्टम से आने वाले दो काइनेटोकोर फाइबर्स जो है वो जुड़ते हैं। यानी एक क्रोमोसोम के लेफ्ट साइड पे और दूसरा जो है वो राइट साइड से जुड़ जाता है। और क्रोमोसोम्स जो हैं ये अपने आप को एक इक्वेटोरियल प्लेट यानी खत्ते इस्तिवा पर जो है वो तरतीब दे लेती है, यानी बिल्कुल एक सीधी लाइन में अपने आप को जो क्रोमोसोम्स हैं ये अलाइन कर लेते हैं। तो इस तरह से एक मेटाफेज प्लेट बन जाती है। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे फाइबर्स यानी नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स जो हैं ये मुखालिफ सिमत से आने वाले अपने जैसे फाइबर्स के साथ ही जुड़ जाते हैं। जैसे ही मेटाफेज का इख्तिताम होता है तो एनाफेज जो है वो स्टार्ट हो जाती है जो कि कैरियोकाइनेसिस की तीसरी फेज है। हम जानते हैं कि जैसे ही एक काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के काइनेटोकोर फाइबर के साथ जुड़ता है तो ये उसको सेंट्रोसोम की तरफ जो है वो खींचना शुरू कर देता है। तो खिंचाव की इस कुव्वत से क्या होता है कि जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं ये तकसीम होना टूटना जो है ना वो शुरू कर देती हैं और अलग-अलग होकर अपने अपने कुतुबीन की तरफ जो है वो चले जाते हैं। यानी जिस तरफ अगर राइट साइड से उस राइट साइड पे जो है वो खिंचाव की कुव्वत पड़ेगी तो सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है ये टूट कर जो है वो राइट साइड पोल की राइट साइड पे चले जाएंगी। इसी तरीके से जो है अगर लेफ्ट साइड से फोर्स एक्सर्ट होगी तो ये लेफ्ट साइड पे टूट कर जो है वो चले जाएंगे। तो इस सूरत में अब चूँकि सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं ये तकसीम हो चुकी हैं तो इस फॉर्म में हम इनको जो है वो सिस्टर क्रोमोसोम्स कहते हैं जो कि अपने अपने सेंट्रोसोम्स की तरफ जो है वो चले गए हैं। दूसरी तरफ जो स्पिंडल फाइबर्स हैं यानी नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स वो भी लंबाई काफ़ी लंबी हो चुकी होती है, लंबाई इख्तियार कर चुकी होती हैं और एनाफेज के अख्ताम पर सेल क्रोमोसोम्स की एक जैसी कापियों को मुखालिफ कुतुबीन पर दो ग्रुप्स में अलग-अलग भेजने में जो है वो कामयाब हो चुका होता है। इसके बाद जी लास्ट फेज है जी एनाफेज के अख्ताम पर जो है वो टीलोफेज का आगाज़ होता है जो कि कैरियोकाइनेसिस की जो है वो लास्ट यानी चौथी फेज है और ये बिल्कुल प्रोफेज की जो है ना वो उलट होती है। इसमें अलहदा हो चुके क्रोमोसोम्स के दोनों सेट के गिर्द जो है वो न्यूक्लियर इन्वेलप दोबारा से बन चुकी होती है और दोनों सेट के क्रोमोसोम्स दोबारा खुलकर जो है वो क्रोमैटिन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इस तरह न्यूक्लियर डिवीजन या न्यूक्लियस की तकसीम जो है वो तो मुकम्मल हो जाती है लेकिन सेल की तकसीम अभी तक मुकम्मल नहीं हुई होती क्योंकि अभी साइटोप्लाज्म यानी साइटोकाइनेसिस का अमल होना जो है वो बाकी होता है। जानदार के जिस्म बनाने वाले सेल्स जो हैं इनको हम सोमैटिक कहते हैं। सोमैटिक जो ये सोमा से निकला है, सोमा का मतलब होता है बॉडी,
यानी जिस्म, यानी ऐसे सेल्स जो जानदार का जिस्म बनाते हैं इनको हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं। और सोमैटिक सेल्स जो हैं ये हमेशा मिटोसिस के अमल से गुजरती है, यानी इनमें सेल की जो तकसीम है वो मिटोसिस होती है। इसके बरअक्स अगर हम देखें तो गैमेट्स बनाने वाले जो सेल्स हैं इनको हम जर्मलाइन सेल्स कहते हैं, और जर्मलाइन सेल्स जो है ये हमेशा मियोसिस के अमल से गुजरती हैं। तो स्टूडेंट्स को बताते चलूँ कि पेपर में अक्सर डिफ्रेंशिएशन आ जाती है कि सोमैटिक सेल्स और जर्मलाइन सेल्स में फ़र्क बयान करें। तो सोमैटिक सेल्स ऐसे सेल्स जो जानदार का जिस्म बनाती है सोमैटिक सेल्स कहलाती हैं और ये मिटोसिस के अमल से गुजरती हैं। और ऐसे सेल्स जो कि गैमेट्स बनाते हैं वो जर्मलाइन सेल्स कहलाते हैं, और जर्मलाइन सेल्स जो है ये मियोसिस के अमल से गुजरती हैं। ये एट द एंड जो है ये एक शॉर्ट वीडियो यानी एनिमेशन दी गई है, इससे आपको ये अंडरस्टैंड करने में जो है वो काफ़ी हेल्प आउट हो जाएगी कि मिटोसिस का अमल किस तरह से होता है, प्रोफेज में जो है वो सेल किस तरह से अपने आप को सेल में मौजूद विरासती मादा किस तरह से सुकड़ कर जो है वो मोटा हो जाता है और क्रोमोसोम्स की शक्ल इख्तियार कर लेता है, किस तरीके से स्पिंडल फाइबर्स जो है वो बनते हैं और मुखालिफ कुतबीन पर जो है वो क्रोमोसोम्स को यानी सिस्टर क्रोमैटिड्स को तोड़ कर ले जाते हैं। ये सारा जो है इस एनिमेशन में जो है वो आपको वाज़ेह हो जाएगा। हमारे इस चैनल ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करें, प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि आने वाले तमाम लेक्चर्स की वीडियोस, जॉब्स, इंफॉर्मेशन और एडमिशन अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचती रहें। शुक्रिया।